सवाल ये कि मुलायम सिंह यादव अगर ये कह रहे हैं कि अखिलेश मुसलमान विरोधी है और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसके खिलाफ भी चुनाव मैदान में उतर जाऊंगा, क्या ये हाथी के दांत खाने के हैं या सिर्फ दिखाने के? हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी से हैं, राजीव त्यागी कांग्रेस से हैं, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, अखिलेश यादव के खेमे को रिप्रेजेंट करती हैं। हमारे दर्शक कह रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी से कोई मेहमान आए तो ये भी बताया करें कि वो मुलायम सिंह यादव की तरफ से पक्ष रखेंगे या अखिलेश यादव की तरफ से पक्ष रखेंगे। तो जूही सिंह अखिलेश यादव की तरफ से पक्ष रख रही हैं और हमारे साथ स्मिता प्रकाश हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्मिता, सवाल मेरा वही है, ये हाथी के दांत खाने वाले हैं या दिखाने वाले हैं केवल? देखिए, जब 19% वोटर जो है, मतदाता जो हैं, वो अगर मुसलमान हैं तो फिर मुलायम सिंह का जो ये बयान है ये फेक बयान नहीं है। इसमें वेटेज है क्योंकि क्लियरली वो कह रहे हैं कि अखिलेश जो है मुस्लिम विरोधी हैं और वो अपने आप को एक मुसलमानों का मसीहा इमेज दे रहे हैं कि वो मुसलमानों का मसीहा है। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई मतलब जो वोटर है वो अब एक मुसलमान वोटर जो है अब वो एक असमंजस में पड़ जाएगा कि किस तरफ वोट करें, विकास के मॉडल के लिए या फिर उस मॉडल के लिए जो उन्हें सुरक्षा देगी। तो इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट। और यूपी का वोटर जो है जब असमंजस में पड़ जाता है तो वो या तो मजहब के नाम के लिए वोट देगा या फिर जाति के लिए वोट देगा। और अगर अखिलेश का जो वोट बंटवारा है, अगर वोट का सीट बंटवारा है, अगर वो सिर्फ यादव और मुसलमान को वोट सीट्स देंगे तो अखिलेश के लिए इट विल बी डिफिकल्ट एंड इसका फायदा इट विल गो टुवर्ड्स मायावती। एटलीस्ट दैट इज व्हाट द एक्सपर्ट्स आर सेइंग इन उत्तर प्रदेश। जूही सिंह जी बोलिए, बहुत सारी चीजें हुई, जब आपका मन कर रहा होगा कि मैं बीच में बोल दूं, अब आप अपनी बात रख सकती हैं। जी नहीं, मैं बहुत शांति से सुन रही थी। और अगर नेताजी माननीय मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं तो वो हमारे सम्मानजनक विरोधी पार्टी हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि उनका सम्मान रखते हुए भी हम अपने उसूलों पर, अपनी विचारधारा पर चुनाव लड़ें। जातिगत आधार पर ना माननीय मुख्यमंत्री ने टिकट वितरण किए हैं। हाँ, ये हमने ज़रूर कहा है, ये हमारा कमिटमेंट है कि हम कुछ वर्गों के लिए, जिसमें बहुत सारे वर्ग हैं, उनके लिए विशेषतर काम करेंगे क्योंकि उनको आवश्यकता है और हम कर भी रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं जो सभी के लिए संचालित होती हैं। तो मुझे लगता है कि आज की जनता जागरूक है और उसको पता है कि कौन किसके साथ में महफूज है, कौन उसके लिए काम करना चाहता है और इसी आधार पे वोटिंग होनी भी चाहिए। राजनीति बदल चुकी है। मैं किसी आरोप प्रत्यारोप का न जवाब देना चाहती हूँ, ना उसके लिए मैं यहाँ हूँ। एक सकारात्मक राजनीति की शुरुआत है तो इसमें सबको साथ होना चाहिए। चुनाव है, कोई युद्ध थोड़ी हो रहा है। अगर वो लड़ना चाहते हैं, और ये कोई चुनौती नहीं है, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ना चाहेंगे तो वो लड़ेंगे, नहीं लड़ना चाहेंगे तो केवल नेताजी को चैलेंज करने के लिए उनके खिलाफ वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर आपने बताया कि किसी आधार पे टिकट वितरण हो रहे हैं तो ये उनका प्रेरोगेटिव है। इस पे भी समाजवादी पार्टी, जिस खेमे को मैं बिलोंग करती हूँ, वो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। मतलब वहां यादव देख के टिकट नहीं दिया जाएगा? हम तो कभी यादव, मुसलमान, ठाकुर, ब्राह्मण, न तो हम ऐसी लिस्ट जारी करते हैं, ना मायावती की तरह बताते हैं। मायावती जी तो 5% महिलाओं को भी टिकट नहीं देती। अब देखते हैं भाजपा कितनी महिलाओं को टिकट देती है या अन्य पार्टियां किस हिसाब से। समीकरण देखे जाते हैं, लेकिन केवल आजकल की राजनीति ये नहीं, युवा राजनीति है, महिलाओं की राजनीति है, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रल वोटर्स की राजनीति है। ना तो वो ये पसंद करती है, ना इस हिसाब से वोट करती है और होपफुली नहीं करती है। तो जो पार्टी सबसे सही होगी, जिसने काम किया होगा, उसको वोट मिलेगा। मतलब आप टिकट यादव देख के नहीं देते? और मेरा होप यही है। लेकिन अगर सरकार बन जाए तो फिर नौकरियों में भर्ती, प्लेसमेंट्स, वो सब यादव देख के करते हैं, केवल टिकट बंटवारे में यादव नहीं देखते आप लोग? यादव देख के कहाँ कर रहे हैं? इस आंकड़ों का क्या सपोर्ट है कि हम यादव को देखकर भर्ती करते हैं और ये काबिलियत को दरकिनार करते हैं या उसके हिसाब से पोस्टिंग करते हैं? तो आरोप लगते रहते हैं, उसका जवाब देते रहते हैं। लेकिन अगर आप जमीन की राजनीति करती हैं मैडम, तो आप यूपी में जब जाएंगी लोगों के बीच, तो मुझे यकीन है लोग आपको भी बताएंगे वो सब जो हमें बताते हैं। समय है नहीं, वरना मैं पूरा चुटकुला वो सुना देता आपको जो चलता है उत्तर प्रदेश में। जी, मैं 2 चुनाव लड़ चुकी हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप करती हैं, चुटकुले बाद में मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप करती हैं तो आप निश्चित तौर पे लोगों के बीच जाएंगी और लोगों के बीच जाएंगी तो लोग आपको वो सब बताएंगे जो हमें बताते हैं।
और मैं कोई अतिशयोक्ति वाली बात तो कह नहीं रहा हूं। जी, मैं 2 चुनाव लड़ चुकी हूँ, दोनों चुनाव हार चुकी हूँ और एक बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ी हूँ। तो न मैं सत्ता लोलुप हूँ और न मैं ऐसी व्यक्ति हूँ जो आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकती हूँ। मुझे सब पता है, राजनीति बदल चुकी है और सबको पता लग जाएगा। सब लोग काम करके यहाँ आए, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाएं, उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर बात करें और जनता इस बात को समझती है और इसी पर समझ चुकी भी है और वोट भी करेगी, जिसको भी वोट करे। सुधांशु त्रिवेदी, नरेंद्र मोदी जाते हैं उत्तर प्रदेश, कहते हैं कि विकास पे चुनाव होगा। अखिलेश यादव लगातार उनका खेमा कहता है कि विकास पे चुनाव होगा। राजीव त्यागी को आपने सुन ही लिया, वो कह रहे हैं राहुल गांधी ने तो पूरी यात्रा इसलिए की थी कि विकास पे चुनाव होगा। उसके बाद भी लोगों को बार बार ये आहट क्यों आ रही है कि चुनाव तो मंदिर मस्जिद पे ही होगा, चुनाव तो हिंदू मुस्लिम पे ही होगा? देखिए, उसका कारण यह है कि जिन लोगों ने जिस प्रकार का शासन चलाया है उन्हें इस बात की हकीकत का एहसास है कि शासन के इस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। जो लोग कहते हैं कि काम के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, उन्हें पता है कि काम के नाम पर काम तमाम किया गया है उत्तर प्रदेश की तमाम व्यवस्थाओं का, इसलिए वो इस प्रकार की बात करें। जैसे अभी जूही सिंह जी ने बहुत शालीनता से बात रखी कि वो जात पात की बात उनकी पार्टी नहीं करती है, पर यथार्थ उनकी शालीनता के विपरीत बहुत कठोर है। जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, एक ही जाति के लोगों में इतनी योग्यता पैदा हो जाती है कि 2/3 थाना अध्यक्ष एक ही जाति के हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, एक ही जाति के लोग पब्लिक सर्विस कमीशन में एसडीएम बनने लगते हैं। और वो कैसे बनने लगते हैं? उन्हें इंटरव्यू में एक ही जाति के लोगों को 90-95% और दूसरे लोगों को 15 से 20% नंबर मिलने लगते हैं। तो भाई ये ठीक है, वो पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है कि क्या यथार्थ था। महिलाओं की जहां तक बात है, तो मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एकमेव पॉलिटिकल पार्टी है भारत की जिसने कि अपने संगठन के ढांचे में 33% आरक्षण महिलाओं को दे रखा है। तो समाज के हर वर्ग को साथ में लेकर विकास करने की जो बात है वो सिर्फ हम करते। देखिए, बाकी सारी पार्टियां 1-2 जातियों का नाम लेती हैं। मायावती जी कहती हैं माइनॉरिटी और दलित एक हो जाएं। सपा का तो MY कॉम्बिनेशन जग जाहिर है। वहीं कांग्रेस पार्टी जो है, जिसने जब अपना एक मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया, जिसे मैं हिम्मत नहीं हिमाकत कहूंगा, तो उनकी जाति को बहुत ही बड़ी शिद्दत के साथ पेश किया। इससे बहुत साफ है कि बाकी सबको 1 या 2 वर्ग चाहिए। सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का लक्ष्य है, उसको साथ में लेके चलने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है। इसलिए हमें विश्वास है कि प्रदेश की जनता निर्णायक रूप से भाजपा के पक्ष में अपना जनादेश देगी और यही वास्तविक परिवर्तन होगा, क्योंकि विगत 14-15 वर्षों में इन तीनों पार्टियों ने कमोबेश मिलकर शासन किया है, दिल्ली से लखनऊ तक। ठीक, राजीव त्यागी बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ मांग रही है लोगों से, और मांगती तो है राष्ट्रवाद के नाम पे कुर्बानी, लाइन में लगाने के नाम पे कुर्बानी। कांग्रेस पार्टी मानती है हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। हर एक हाथ को शक्ति मिलेगी तो निश्चित रूप से हर एक हाथ तरक्की की तरफ बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में रोहित जी, मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में 22.34% दिहाड़ी मजदूर हैं। करीब करीब 5 करोड़ लोग बाग बैठते हैं। 2 करोड़ 34 लाख किसान हैं उत्तर प्रदेश में। हमारा ये मानना कि नोटबंदी के बाद जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में मेरठ का चीनी उद्योग, पूरा का पूरा जो रेवड़ी का उद्योग है वो, कानपुर का चमड़ा उद्योग, आगरा का पेठा उद्योग और जूता उद्योग, मिर्जापुर का कालीन उद्योग, बनारस का साड़ी उद्योग और जितने भी MSME हैं वो सब ध्वस्त हो गई हैं। जो छोटे छोटे सुनारों की दुकान हुआ करती थी, वो बेचारे सुनार अपना सामान नहीं बेच पा रहे हैं। छोटे छोटे परचून की दुकान करने वाले लोग बाग नोटबंदी की वजह से अपना सामान नहीं बेच पा रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि इस तुगलकी फरमान से हासिल क्या हुआ देश को? क्या कालाधन आया? क्या आतंकवाद पे कई लगाम कसी गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी बताएगी कितने फेक करेंसी के नोट अब तक रिजर्व बैंक के पास आए हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी से एक बात और कहना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी बात करती है मुस्लिमों को कुछ नहीं मिला 60 साल में, 70 साल में। आपने हिंदुओं के लिए क्या किया? आप तो हिंदुओं का दम भरते हैं। आपने तो सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर भाई बनाएंगे पर टाइम नहीं बनाएंगे, लेकिन जनता को ऐसी बेवकूफ बनाएंगे। कहां है वो कार सेवक जिन्होंने कुर्बानियां दी थी? उनका क्या पुरसा हाल आपने जाना? क्या आपने राम मंदिर के निर्माण के लिए कोई प्रयास किया? मैं पूछना चाहूंगा। लेकिन आप ये कह देंगे हाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, जिसको नहीं दिख रहा वो देशद्रोही है।
तो आप देशद्रोही बता देंगे ऐसे लोगों को। ठीक है। 50 दिन की 70 दिन की नोटबंदी के बाद क्या अंतरिक्ष से जो अच्छे दिन चले थे, आपने नोटबंदी का जिक्र छेड़ा है सर, क्या राम राज्य जानकारी दे दो, नई जानकारी आ रही है, मिल गई, क्या रोजगार मिल गया लोगों को, क्या किसान को बेहतर दाम मिल गया? ओके त्यागी जी, एक नई जानकारी आ रही है, वो ऐड करते हुए सुधांशु त्रिवेदी आप जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं क्लोजिंग कमेंट स्मिता प्रकाश से लूंगा। नई जानकारी ये है कि आज से अभी से आप एटीएम की जो कैश लिमिट 4,500 रुपए थी वो 10,000 तक हो गई है, तो 10,000 रुपए प्रतिदिन आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा सप्ताह में जो आपको पैसे निकालने की लिमिट दी गई थी वो लिमिट भी अब बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है, तो अब 1 लाख रुपए एक सप्ताह के अंदर आप बैंक से ले जाकर निकाल सकते हैं और प्रतिदिन एटीएम से 10,000 रुपए का विड्रॉल किया जा सकता है, जो अब तक 4,500 रुपए था। सुधांशु त्रिवेदी आप रिएक्ट करना चाहते हैं राजीव त्यागी की बात को, आप जवाब दे दें, उसके बाद स्मिता प्रकाश के पास जाऊंगा। बोलिए। एक छोटा सेंटेंस कहना चाहूंगा, अभी भी रह गया, बोलिए। छोटा सेंटेंस कहना चाहूंगा, आप छोटा ही कहिएगा, बोलिए। मैं इतना कहना चाहूंगा, सुधांशु जी से बड़ा सम्मान करता हूं, सुधांशु जी आपका मैं, लेकिन मुझे कृपया यह बता दीजिए इस नोटबंदी से हासिल क्या हुआ? सरकार ने यह माना है कि पूरी करेंसी के 0.02% फेक करेंसी है। काला धन आपने कितना है ये बता दीजिए, और आतंकवाद पे तो लगाम हमने देखा कि 8 नवंबर के बाद 10 दिन बाद ही आतंकवादी पे 2,000 के नोट पकड़े गए, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण पकड़े गए। छोटा रखिए ना, फिर आप छोटा कहते हैं उसके बाद खत्म नहीं करते प्लीज त्यागी जी, आप छोटा कह के भी खत्म नहीं करते हैं सर। जो मोदी जी ने, त्यागी जी हो गया ना, हो गया सर, हो गया, अभी पूरा मौका पड़ा है सर, 7 फेज में चुनाव है, 7 फेज में चुनाव है त्यागी जी, बहुत समय मिलेगा आपको, जितना तैयार किया पूरा बोल पाएंगे। प्लीज सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे दीजिए, फिर मैं स्मिता जी के पास जाऊंगा, और प्लीज बीच में ना बोलिएगा, अच्छा नहीं लगता। अलग से बहस कर लेंगे। अभी त्यागी जी ने जो विकास की बात कही थी, सिर्फ एक फैक्ट बताना चाहता हूं। पूरे यूपीए के शासनकाल में जब आखिरी समय तक देश की औसत विकास दर 5 और 6 के आसपास थी, केवल एनडीए शासित राज्यों की, सभी राज्यों की विकास दर 10% से ऊपर थी। कृषि विकास दर लगातार 10% से इसका ऊपर, मतलब अगर सबसे ज्यादा है तो एनडीए शासित राज्य को जहां लंबे समय तक किया। भाई देखिए, आप बोल रहे थे हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, मुझे कृपया बोलने दीजिए। अब एक और बात देखिए, अगर हमने कोई योजना रखी तो हमने उसको अगड़ा पिछड़ा दलित मुस्लिम करके नहीं बोला। अगर प्रधानमंत्री ने कहा बेटी बचाओ स्वीकार कर रहे हैं, एनडीए हस्तक्षेप कर रही है, एनडीए स्वतंत्र विवाद कर रही है। हमने कोई जनधन योजना शुरू की तो सबसे लाभार्थी दलित मुस्लिम होगा, मगर हमने ये नहीं कहा। समस्या आपके साथ है कि आप हर चीज को क्या किया ये बता दीजिए, और उसके बाद आपके ही राज्य में क्यों ऐसा होता है कि जब जब भाजपा आती है तो विकास की दर महंगाई की दर से कहीं आगे होती है, और जब जब कांग्रेस आती है तो महंगाई की दर विकास दर से आगे हो जाती है। ये आंकड़े पिछले 60 साल की दाल क्या भाव है, कोई क्या भाव है, गुंजाइश नहीं, क्या भाव है। और एक बात और कहेंगे कि भाई कांग्रेस तो ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया है। जब कोई ग्रैंड ओल्ड मैन बोलता है तो वो क्या करेगा इसका महत्व नहीं होता। भाई इतनी बड़ी जिंदगी में क्या करके दिखाया है ये बताइए। 131 साल पुरानी पार्टी 60 साल शासन करने के बाद अब ये कहे कि हम ये करेंगे, राम मंदिर पे तो ये अपने आप में एक हास्यास्पद छलावा लगता है। इसी से भारतीय जनता पार्टी निकल और राम मंदिर पे मैं ये कहना चाहूंगा, गंगा मैया पे क्या कर रहे हैं, राम मंदिर के ऊपर जो 2010 में बता दीजिए, लखनऊ बेंच का जजमेंट आया है। भाई देखिए राजीव जी, ये बहुत गलत बात है, मैं आपका सम्मान कर रहा हूं। आपने समय इतना लेकर फिर लगातार हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है भाई। ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट को दर्शा रहा है। पे एनडीए शासित राज्य जो है शांति से आपकी बात सुनी, आप जो कह रहे थे, अब आप किया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं मैं आपको। आप और राम मंदिर को तो मैं ये कहना चाहता हूं राजीव जी, हमारे दिल की इच्छा है वहां राम मंदिर होना चाहिए। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, पर ये नहीं रोका जा सकता कि हमारे दिल की इच्छा क्या बोले। हम चाहते हैं राम मंदिर जीते, आप तो ये भी नहीं बता पाएंगे कि आपकी दिल की इच्छा क्या है। राम मंदिर का पद जीते या तथाकथित बाबरी मस्जिद का पद जीते, बताइए। आप ये बताइए कि गाय मैया की क्या किया? प्राइम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि वो बाबरी मस्जिद तथा कथित बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे। बताइए आप कायम है या नहीं? हम तो आज भी कायम है कि वहां राम मंदिर होना चाहिए। चलिए ठीक है, जवाब आप दीजिए। ठीक है सर, हो गया हो गया। आप दोनों का चुनाव प्रचार देख लिया लोगों ने और समझ में आ गया कि क्या होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। स्मिता प्रकाश आज 10,000 आवाज बंद सर, त्यागी जी आवाज बंद हो गई, आवाज बंद हो गई। आप अकेले बोलते हैं तो भी आप बोलना चाहते हैं, आप दूसरे का जवाब लेते हैं तो भी सोचते हैं कि मैं ही जवाब देता रहूं, क्योंकि मेरा ही जवाब सही माना जाना चाहिए, दूसरे का तो नहीं माना जाना चाहिए। बहरहाल ये आपका चॉइस है सर, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता सिवाय इसके कि जब स्मिता जी बोलेंगी तो आप लोगों का चिल्लाना सुनाई नहीं देगा सर, इसलिए एनर्जी वेस्ट मत कीजिएगा। स्मिता जी आखिरी सवाल है मेरा, चलते चलते लास्ट कमेंट आपसे। 10,000 रुपये हो गई है आज लिमिट एटीएम से निकालने की बढ़ के।
बैंकों के बाहर, एटीएम के बाहर लाइनें अब काफ़ी हद तक कम होने लगी हैं। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश का जो 7 फेज का चुनाव होगा उसमें नोटबंदी को याद रख के लोग वोट देंगे कि हमको वहां बैंक के बाहर पैसे नहीं मिले थे, लाइन में लगना पड़ा था, या इस बात को याद रख के वोट देंगे कि सड़क पे चलते थे तो डर लगता था? रोहित, कुछ दिन पहले हमने बहस में यही बात की थी कि शायद उत्तर प्रदेश के चुनाव में नोटबंदी जो है वो रेफरेंडम का इशू बन जाए, लेकिन बात वहीं पर, चुनाव के आते आते बात वहीं पर पहुंच गई, मंडल का मंडल। आपने अभी बहस में देख लिया, यही बात चलती है कि मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर वोट किसको कौन देगा। इसमें एक बात और जुड़ गई, परिवारवाद, और इसकी वजह से द सिचुएशन हैज बिकम वेरी कंफ्यूजिंग। और ऐसे लग रहा है अभी कि पार्टीज जो हैं अब अपने जो टिकट्स देंगे वो सब बदल जाएगा, उसकी जो रणनीति है वो सब अब बदल जाएगा, क्योंकि जो मुलायम सिंह ने अभी जो गेम चेंजर स्टेटमेंट दिया है उसकी वजह से देयर इज गोइंग टू बी कंप्लीट चेंज इन द टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो था, ये 10 दिन पहले या 20 दिन पहले इसके बारे में किसी को पता नहीं था, लेकिन इट इज वेरी सैड कि विकास का जो मॉडल है वो तो सब भूल चुके हैं। आज आपने देखा होगा राहुल गांधी की स्पीच में भी वो किसान के बारे में नहीं बात कर रहे थे, वो फटी हुई कमीज या फिर मोदी जी के पद्मासन करने या ना करने के बारे में बात कर रहे थे। तो कहां पर दलित, शोषित, वंचित लोगों के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं? नहीं, कोई नहीं कर रहा। सिर्फ अब जाति के नाम पर या फिर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बयानबाजी चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। बहुत हद तक दर्शकों को भी अंदाजा हो गया होगा कि विकास के नाम पर कितना चुनाव होगा और बाकी चीज़ें कितनी हावी रहेंगी इस चुनाव में। एक करेक्शन ज़रूर बता दें चलते चलते, हमने आपको जानकारी दी थी कि प्रतिदिन 10,000 रुपये एटीएम से निकाल सकते हैं, साथ ही 1 लाख रुपये की जो सीमा है वो बढ़ाकर करंट अकाउंट के लिए की गई है। जी हाँ, करंट अकाउंट से 1 लाख रुपए निकाल सकेंगे। ये करेक्शन ज़रूर इस वक्त आपको बता देना ज़रूरी है।